शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इससे पहले मैं 3 चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं जो है साइंस में, जीव विज्ञान में आनुवंशिकता चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो ये हमारा 5वां वीडियो होगा। तो ये रिवीजन सीरीज चल रही है जो आने वाली परीक्षा हमारी आरओ और एआरओ की लगी है और यूपीपीसीएस की और अन्य सभी प्रतियोगिताओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं और इससे संबंधित जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको केवल ध्यान से सुनना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये रिवीजन सीरीज ही चल रही है। आप लोग इसको 2x पे लगा लीजिए या 1.5 पे लगा लीजिए, आराम से सुनते रहिए। केवल एक बार सुन लेंगे तो आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है तो लोग ऑप्शन आप पकड़ लेंगे। तो ये प्री परीक्षा की दृष्टि से सीरीज़ चलाई जा रही है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, न देर करते हुए। यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है? सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य है सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रस्तावित होते उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। मान लिया एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी हमारे गुण जाते हैं हमारी संतानों में, तो उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं। ठीक, अब आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। और जो इसमें प्रक्रिया होती है यहाँ पे, तो वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। अब इससे पहले हमने बोला कि जो गुण हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले अर्थात प्रसारित होने वाली की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नामक शहर के पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 जो है, ये देखिए यहाँ पे, इन्होंने अपने उद्यान में क्या किया कि जो मटर के पौधे थे उनमें 7 लक्षणों के तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागत के लिए संकल्प प्रयोग कर उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नांकित नियम है। सबसे पहले हमारा है जो है प्रबुद्धावता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अवयवन का नियम है। ठीक, तो आइए आगे देख लेते हैं। इसमें ये यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है, ये स्वतंत्र अवयवन का नियम यहाँ पे। ये तो इन्होंने कितने नियम दिए हैं यहाँ पे? स्वतंत्र अवयवन का नियम 3 नियम दिए हैं। ठीक, जीवों के आनुवंशिक तथा क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन बने होते हैं। ठीक, आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाते हैं, किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम का नाम किसने दिया था? वाल्डेयर ने 1888 में प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, उन्हें जीन कहलाती हैं। ठीक, अब देखिए जो क्रोमोसोम हमारा होता है उस पर जो डीएनए की स्थित अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो आधुनिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, यानी ट्रांसफ़र करती हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? हम जीन कहलाते हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिक मूलभूत इकाई है। ठीक, यहाँ सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए
में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्र का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक जीनोम क्रिया या जीनोम चित्रण कहलाता है। प्लावन जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलोकटॉक ने किया था। इसकी खोज इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्हें देखा कि जंपिंग जीन्स जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, इससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे यानी स्पॉट्स पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये सभी कोशिकाओं में डीएनए खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तथा ट्रांसपोजन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीवों की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए एवं आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी बेस यानी प्यूरिन एवं पिरिमिडिन, पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट। डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरिमिडिन बेस्ड आरएनए में साइटोसिन तथा यूरोसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ये एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस फ्रिक एवं एमएसएफ विलिंगिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। ठीक, अब डीएनए खोज देखिए किसने की। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम बताया गया है, आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे की खोज की वस्तुतः वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। जो डीएनए होता है ये कैसे होता है, कुंडलीकार। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशन ने की थी। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, सामान्यतः डीएनए से आरएनए से कॉपी बनती है। ये प्रक्रिया अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। ये प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेते हैं। एक्सरे यानी तकनीकी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ज्ञातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आइए इससे जुड़े संबंधित हम अभी तो नोट्स का हमने डिस्कस कर लिया, जो संक्षिप्त नोट्स है परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए महत्वपूर्ण। और अब आइए हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, ह्यूगो डुब्रीज है, चार्ल्स डार्विन है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कौन है यहाँ पे? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक, आनुवंशिक की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक, मेंडल ने अपने विचार प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो जीवधारी कौन था? ड्रोसोफिला था, स्नैपड्रैगन था, गार्डन पी मटर था, स्वीट पी सुगंधित मटर था। तो गार्डन पी मटर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें कौन सा है? गार्डन पी मटर। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। ठीक, किसको आधुनिक आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? इन्हें मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित है। इसमें इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम है। प्रभावता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है। ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो कितने नियम है? तो 3 नियम है, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हमारा ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक,
तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जन्म पर आधारित है। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? रक्त वर्गीकरण से, जीन्स का चित्रण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, मस्तिष्क चित्रण से। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जीन्स चित्रण से। ये देखिए हमारा जीन्स चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए विद्यमान समस्त जीनों के अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं राइबोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। ठीक, तो हमारा इसमें जो जीवों के आनुवंशिक लक्षण संतान में लिए जाते हैं किससे? क्रोमोसोम द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में लाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इनका नाम जो प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर 1888 में कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन जलिका के धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यप अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं से या आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियो वायरस में। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। स्पूटन एवं बायबेरी ने दिया था। मुलर ने दिया था। वाल्डेयर ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सूटन एवं बायबेरी ने दिया था। ठीक, वाल्टर सूटन एवं थियोडर ब्योरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था। जीन है, ठीक, जीन कैसा है? जीन डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए और आरएनए का हिस्टोन एक भाग है, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा? हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, डीएनए का एक भाग है जीन। ठीक, प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन डीएनए के 5000 या से 1 लाख जो है जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलिक अणु होते हैं, मॉलिक्यूल जो है मोनोमर्स अणु होते हैं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड एकलक यानी मोनोमर्स जो होते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम का आधार में परिवर्तन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, प्रतिरूपण कहलाता है, संयोजन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो हमारा जो जीन के अनुक्रम में आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जो है क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहते हैं। विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने के उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ऑप्शन सी, जीन कहते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं। वो क्या कहलाती? जीन कहलाती। जीन जीवों के भीतर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जीन। ठीक, अब किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो किसी भी स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? यहाँ पे स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम है, हार्मोन है, आरएनए है, डीएनए है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, या उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित या निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनमें से कोई नहीं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अब इसमें देखते हैं, ये प्लाउमॉन जीन यानी जैम्पिंग जीन का सिद्धांत
प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था, टॉमस एंड मॉर्गन ने किया था, बारबरा मैकलिफ्राउड ने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें जो है प्लावन जीन ने। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें किसने किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसने किया था इसमें, ये हमारे जो है साइंटिस्ट हैं बारबरा। प्लावन जीन के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकलिटॉक ने किया था। ठीक, प्लावन जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकलिटॉक थे। 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में के नोबेल पुरस्कार इन्होंने क्या किया, जो प्लावन जीन के सिद्धांत को प्रतिपादित बारबरा मैकलिटॉक ने किया था, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इन्हें मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा गया कि कुछ आनुवंशिक तत्व एवं गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे स्पार्श पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजन यानी ट्रांसपोसन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? एडेनिन, टायरोसिन और गुआनिन, साइटोसिन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हम बी जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो किसी अमीनो अम्ल नहीं बनाता। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो किसी जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्मपंत्री की भांति जनकों के संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोस। ठीक, कैसी शर्करा होती है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोस। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी, कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजन समाक्षर एडेनिन, गुआनिन तथा थाइमिन, साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोसोम तथा नाइट्रोजन समाक्षर एडेनिन तथा गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन होता है। डीएनए खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉनसन ने की थी, जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने की थी, ग्रेगर जॉन मंडल ने की थी, अरविंद खुराना की थी। तो सबसे पहले डीएनए खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए की सबसे पहले खोज हमारी की थी इन्होंने इसमें हमारा एक ऑप्शन और जुड़ जाता है, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक, तो ये गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएसएफ विलिंगिस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में जो डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में की थी वो स्विस रसायन शास्त्री थे, फ्रेडरिक मिश्र थे। कौन थे? ये फ्रेडरिक मिश्र थे डीएनए के। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ये बताई गई थी? तो जैकब मैनोट द्वारा की थी, वाटसन तथा क्रिक द्वारा की थी, एच.जी. खुराना द्वारा की गई थी, उपयोग में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एम.एच. विलिंगिस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी की संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की बाहर डीएनए का अर्ध सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार
या सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडली संरचना के रूप में होता है। ठीक, डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए का अणु जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। राइबोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राइबोसोम होते हैं आरएनए होते हैं। ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स यानी जो राइबोन्यूक्लिक एसिड या एंजाइम होते हैं, राइबोजाइम्स अणु होते हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए की इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर एच क्रेस तथा सिडनी ऑल्टमैन को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कार्बन 14 रासायनिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे की तकनीक, ठीक, कोयला नामक रंगरेज तथा रंगसाज। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक्सरे तकनीकी का व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए का एक न्यूक्लिक अम्ल है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह बताया गया जो एक्सरे तकनीकी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में जो यानी एक्सरे निकालते वगैरह हैं, जिसे मान लिया एक्सरे वगैरह में काम करते हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो उसमें एक खतरा बना रहता है उन व्यक्तियों में कि अपनी कोशिकाओं के सेल्स यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ठीक, तो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड है जो कि अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो अनुवांशिक वाला चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा है तो हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ऐसे ही वीडियो लगातार आप को मैं भेजता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।